वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक में अभी ये जो टाइटल नेम है आपको समझ आ रहा होगा, प्रोग्रामिंग इन सी एक टॉपिक है। ये असल में जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड ईयर का है और बीएससी थर्ड ईयर में एक थर्ड पेपर होता है जिसमें आपसे डिस्कस किया जाता है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्रोग्रामिंग इन सी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वहाँ पर मेजर पोर्शन पर होता है, माइनर में आपसे पूछा जाता है प्रोग्रामिंग इन सी, और माइनर में नियर अबाउट मुझे लग रहा है शायद 5 से 6 क्वेश्चन आते होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन सी में हालांकि इसको डिटेल में पढ़ाना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा यहाँ पर, तो 2 दिन के बाद ही एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी उसमें कंसेप्ट यूज़ हो रहा होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही अराइज होता है कि जो प्रोग्रामिंग इन सी है ये सी किस टाइप की लैंग्वेज है। तो याद रखेंगे कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। किस तरह की लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज है। आपसे लेवल पूछ सकता है कि किस लेवल की लैंग्वेज है, तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। एक आज करंट सिनेरियो में एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है जिसको पास्कल बोलते हैं। कौन सी? पास्कल। तो पास्कल किस टाइप की लैंग्वेज है? पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है। ये किस टाइप की लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल। हाई लेवल में और कौन कौन से आ जाते हैं? तो हाई लेवल में पास्कल हो जाता है, कोबल हो जाता है, बेसिक हो जाता है। कोबल हो गया, बेसिक हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर होता है। प्रोग्राम ये जो सी है ये किस टाइप की लैंग्वेज है? ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सी को किसने बनाया? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सी को किसने डिज़ाइन किया। तो सी को 1970 में डिज़ाइन किया गया था और सी को जो डिज़ाइन किया ये डिज़ाइन किया था डेनिस ने। डेनिस रेची, RITCHIE। तो डेनिस रेची ने इसे डिज़ाइन किया हुआ था। तो प्रोग्रामिंग इन सी में ये 2 बेसिक से क्वेश्चन है। मिडिल लेवल लैंग्वेज है, 1970 में डिज़ाइन की गई, डेनिस रेची ने इसे डिज़ाइन किया। अब इसके बाद सीधे क्वेश्चंस पर हम लोग आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये रहा अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का अपने पास आउटपुट क्या होगा ये हमें कंफर्म करना है। तो एक आपको देखने को मिल रहा है studio.h आपको मेंशन किया जा रहा है। तो प्रोग्रामिंग सी का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में सबसे पहला अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, प्रोग्रामिंग इन सी के स्ट्रक्चर को अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर तुम्हें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जिसे सबसे पहला इसमें प्री प्रोसेसर कमांड होती है। क्या होती है? प्री प्रोसेसर कमांड। ये प्री प्रोसेसर कमांड सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पर आता है टाइप डेफिनेशंस टाइप डेफिनेशंस। फिर थर्ड नंबर पर आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। थर्ड नंबर पर आपको क्या देखने को मिलता है? फंक्शन प्रोटोटाइप। फिर नेक्स्ट पोर्शन पर आपको क्या देखने को मिलता है? फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद में वेरिएबल्स। क्या देखने को मिलते हैं? वेरिएबल्स। फिर नेक्स्ट पोर्शन पर आपको क्या देखने को मिलता है? फंक्शंस। क्या? फंक्शंस। कोई भी स्ट्रक्चर अगर है तो उस स्ट्रक्चर में इतनी चीज़ें प्रॉपर चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी अगर वो प्रोग्रामिंग सी के अंतर्गत फॉर्म किया जा रहा है। फिलहाल हमें आउटपुट यहाँ पर पता करना था। देखो यहाँ पर प्रिंट एफ एक कमांड होती है। ये कमांड क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ %d का क्या मतलब है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि प्रिंट एफ में जो भी आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही एक्चुअली प्रिंट होगा। तो इंटीजर a = 40 वो यहाँ पर दे रहा है। फिर यहाँ लिख रहा है इंटीजर b = 20 और यहाँ पर देखो कमांड जो दी जा रही है वो b के लिए दी जा रही है। b एक्चुअल में क्या है? 20 है। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चली कि यहाँ पर जो अभी हमको देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो भी प्रिंट कमांड, ये जो प्रिंट एफ है इसके अंतर्गत जो भी चीज़ मेंशन होगी वही चीज़ एक्चुअल में प्रिंट होगी। ए का यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कि बी को मेंशन कर रहा है तो बी 20 है तो फिर 20 प्रिंट होकर के आएगा। अब 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको /n देखने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसको असल में हम लोग स्केप सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केप ESCAPE
स्केप सीक्वेंस का नाम दिया जाता है स्केप सीक्वेंस इन सी। यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जो पूछी जा सकती हैं। जैसे /n अगर है तो इसका मतलब न्यू लाइन से होता है। किससे होता है? न्यू लाइन से। इसका मीनिंग क्या होगा? न्यू लाइन। फिर इसी में अगर हम दूसरा देखते हैं /b तो इसका मतलब होगा बैक स्पेस से। किससे होगा? बैक स्पेस। और फिर अगर हम तीसरा इसी में देखते हैं तो एक आपको देखने को मिलेगा /v। तो /v का मतलब होगा वर्टिकल टैब से। किससे होगा? वर्टिकल टैब से। वर्टिकल टैब। तो ये चीज़ आपको समझ आए कि जो /n है इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है। इसका एक्चुअल में जो यहाँ पर मीनिंग चल रहा है वो स्केप सीक्वेंस से चल रहा है। अब इसी में एक दूसरा हिस्सा अगर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें तो दूसरे हिस्से में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे परसेंटेज मेंशन किया जा रहा है, परसेंटेज डी। तो ये एक्चुअली इंटीजर को बताता है। परसेंटेज डी किसको बताता है? इंटीजर क्वांटिटी को बताएगा कि जो भी प्रिंट होगा उसमें जो इंटीजर वैल्यू होंगी केवल वही प्रिंट होंगी। अगर परसेंटेज एफ लिख दिया जाता है तो मतलब फ्लोट वैल्यूज़ जो भी हैं वो प्रिंट होकर के आएंगे। तो ये छोटी छोटी टर्मोलॉजी है, अभी आगे हम लोगों को समय मिलेगा तो इसको भी देख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 63 नहीं, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस करें। इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये अपना बन जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्राम। तो पूछ रहा है कि फंक्शन में जो प्रिंट एफ कमांड है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। व्हेन इनपुट आई टू बी प्रिंटेड ऑन द फाइल। याद रखेंगे कि इनपुट के लिए आई यूज़ होता है और आउटपुट के लिए ओ यूज़ होता है। तो आई ओ मतलब इनपुट आउटपुट। आई ओ का जो प्रोग्रामिंग इन सी में मीनिंग बनता है वो क्या बनता है? इनपुट आउटपुट बनता है। तो यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रिंट एफ। अब कभी ना कभी तो आपने सिस्टम पर बैठे होंगे, कभी ना कभी आपने प्रिंट कमांड दी होगी। तो प्रिंट कमांड एक्चुअली जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर देखो प्रिंट कमांड आउटपुट। यार जब तुम प्रिंट कमांड देते हो तो फिर एक प्रिंटर रखा होता है जिससे कि हमको कोई एक शीट बाहर आती है। तो प्रिंट कमांड बेसिकली आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। बोथ ए एंड बी, इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु इज सेपरेटर्स कहा जा रहा है, हु इज सेपरेटर्स। तो सेपरेटर्स बोला जाए या फिर पंक्चुएटर्स बोला जाए, क्या कहा जाए? सेपरेटर्स बोला जाए या फिर पंक्चुएटर्स बोला जाए, दोनों चीज़ें सेम ही होंगी। PUNCTUATORS पंक्चुएटर्स। ये क्या क्या होते हैं इसकी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो पंक्चुएटर्स में याद रखेंगे एक आपको बिग ब्रैकेट देखने को मिलेगा, एक स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिलेगा, एक कर्ली ब्रैकेट देखने को मिलेगा, फिर कॉमा देखने को मिलेगा, सेमी कॉलन देखने को मिलेगा, सच दैट देखने को मिलेगा, स्टार देखने को मिलेगा, डॉट 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 देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा और हैशटैग देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें किसके अंदर कंसीडर होती हैं? सेपरेटर्स के अंदर कंसीडर होती हैं। इतने ही सेपरेटर्स अपने सिलेबस में हैं, इतने ही हमको क्या करने हैं? स्टडी करना है। अब पूछ रहा है कि हु इज़ सेपरेटर। इसमें सेपरेटर या ये पंक्चुएटर एक्चुअल में क्या है? तो बच्चा कॉमा भी है, सच दैट भी है, सेमी कॉलन भी है। तो फिर विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ये तीनों ही एक्चुअल में सेपरेटर्स ही हैं। बोल रहा है पी इज एन इंटीजर वेरिएबल इन सी विल रिटर्न अ वैल्यू। क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट समझ आ रहा है। 2018 में CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया सवाल है 2018 में, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट मुझे कुछ समझ आ रहा है। फिलहाल इसके जो ऑप्शन की तरफ हम लोग रुक करेंगे तो हम लोग इसमें ऑप्शन सी लेना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी। हालांकि क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है। देखो 1.5 तो नहीं हो सकता है क्योंकि पी अगर एक इंटीजर वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि जब वो आउटपुट में तुमको देगा तो फिर वो इंटीजर ही आपको निकाल करके देगा। तो मेरे हिसाब से 1.5 ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाता है। फिर ऑप्शन बी और सी एक अपने पास बचता है। ऑप्शन डी भी कोई खास नहीं है, ऑप्शन डी में भी कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ऑप्शन डी 0 हो नहीं सकता है। अब बी और सी किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ तो एक इसी में अभी हम लोग थोड़ा सा समय मिलेगा तो इसको डिस्कस करेंगे। एक अप्रॉक्सीमेट साइज किसी इंटीजर का क्या साइज हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमको 1, 2 और 4 देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन 1 भी है, ऑप्शन 2 भी है, मीन्स 1 भी ऑप्शन में अवेलेबल है, 2 भी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1 को जो यूनिवर्सिटी ने सही माना है वो ऑप्शन सी को इन्होंने सही माना है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एन इंटीजर कांस्टेंट इन सी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट।
अगर कोई इंटीजर कांस्टेंट है तो उसके पास कम से कम एक डिजिट होगा, कंफर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है हाउ मैनी टाइम्स द लूप इन फॉर विल रन, कितने टाइम जो फॉर लूप होता है वो कितने टाइम रन करेगा, तो ये फॉर एवर, कितने टाइम, फॉर एवर के लिए रन करेगा। थोड़ा सा लूप के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसी के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर टाइप। तो लूप के बारे में अगर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं ब्लैंक प्लेस दिखने दो, फिर उसमें कुछ बताते हैं। अभी इसका याद रखेंगे 66 का। अब 66 क्या, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। याद रखेंगे ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम। अब पूछ रहे ब्रेक स्टेटमेंट जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो बच्चे ये लूप से बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है, लूप से बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अ डू वाइल इज़ यूजफुल व्हेन वी वांट द स्टेटमेंट विद इन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। कम से कम कितनी बार रन करेगा, तो कम से कम एक बार तो वो रन कर ही जाएगा। अगर वो डू वाइल लूप है तो वो एक बार रन कर जाएगा, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा था स्टेटमेंट ऑफ हैश टैग include filename.h is repeated by the constants of filename.h। ये बिफोर कंपाइलेशन होगा, इसका आंसर होगा बिफोर कंपाइलेशन। अब ये तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पर ये चीज़ लिख दी गई है एक्चुअल में क्या है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। एक अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था उसमें देखो शुरुआत कहाँ से थी, इंक्लूड, फिर ये studio.h, और मैं बोल रहा था कि यहाँ पर कई बार आपको conio.h भी देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली वहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो यही है, वो उस फाइल नेम बता दिया कि फाइल नेम क्या। तो यहाँ पर स्टूडियो है, studio.h, conio.h, तो वहाँ पर फाइल नेम .h है। अब क्योंकि इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुक किए तो थोड़ा सा हम लोग डेटा साइज को भी समझने का प्रयास करेंगे कि डेटा टाइप और वो अप्रॉक्सीमेट कितना साइज कवर करता है, दोनों चीज़ों को सीखेंगे। तो यहीं पर देख लेते हैं, जिसमें हम लोग 1 और 2 में थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे थे। तो डेटा टाइप की अगर हम चर्चा करते हैं तो डेटा टाइप क्या कहा, डेटा टाइप। तो बच्चा डेटा टाइप अपने पास सबसे पहला इंटीजर आता है, क्या आता है, इंटीजर। 3 हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला अपने पास इंटीजर आता है। इंटीजर में 2 टाइप होते हैं। इंटीजर का प्रॉपर अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक तुमको देखने को मिलेगा अनसाइंड इंटीजर, एक तुमको देखने को मिलेगा साइंड इंटीजर। क्या क्या देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा, कहाँ भाई चला गया कर्सर, हाँ ठीक है, एक तुमको देखने को मिलेगा अनसाइंड, क्या कहा, एक तुमको देखने को मिलेगा अनसाइंड और एक तुमको देखने को मिलेगा साइंड। अब याद रखेंगे कि ये जो डेटा टाइप है ये कितना अप्रॉक्सीमेट साइज कवर करेगा। तो अप्रॉक्सीमेट साइज की चर्चा कर लेते हैं। तो अनसाइंड का जो होगा वो चला जाएगा 2, साइंड का भी कितना चला जाएगा 2, इंटीजर का भी कितना चला जाता है 2। फिर अगर इंटीजर में ही अगर ये लॉन्ग टाइप इंटीजर है, क्या कहा, लॉन्ग अनसाइंड, क्या कहा, लॉन्ग अनसाइंड, अनसाइंड। तो लॉन्ग अनसाइंड और फिर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग साइंड। तो जो लॉन्ग अनसाइंड होगा वो आपको 4 बाइट कवर करेगा, जो लॉन्ग अनसाइंड होगा वो भी आपका 4 बाइट कवर करेगा। तो अप्रॉक्सीमेट साइज जो है ये आपको बताया जा रहा है किसमें, ये आपको बिट में बताया जा रहा है, किसमें बताया जा रहा है, 4 बिट कवर करेगा। किसमें बताया जा रहा है, ये आपको बाइट्स में बताया जा रहा है, BYTES। 2 चीज़ अपने पास चलेंगी, एक बिट होगा और दूसरा बाइट होगा, क्या होगा, BYTES। तो याद रखेंगे जो अभी हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट साइज डिस्कस कर रहे हैं ये किस में डिस्कस कर रहे हैं, BYTES। ये हम लोग बाइट्स में डिस्कस कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट साइज। फ़िलहाल ये अपने पास 4 आ गए हैं। इसके बाद हम लोग ये इंटीज़र यहीं से ब्लॉक हो जाएगा, इंटीज़र इसी जगह से बंद होता है। डेटा टाइप में एक हम लोगों ने डिस्कस किया और सबसे पहले अपने पास आया इंटीज़र। अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अपने पास सेकेंड रुक करता है वो सेकेंड रुक कर लेता है कैरेक्टर। क्या रुक करता है, कैरेक्टर। क्या रुक करता है, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में भी याद रखेंगे वही चीज़ें आएंगी, एक साइंड आ जाएगा, दूसरा अनसाइंड आ जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर, फिर अनसाइंड कैरेक्टर और फिर
साइंड कैरेक्टर, तो जो साइंड कैरेक्टर होगा वो 1, अनसाइंड भी 1 और कैरेक्टर भी 1। तो याद रखेंगे इंटीजर टाइप 2 जो शॉर्ट इंटीजर टाइप होगा वो 1 रखेगा, फिर इंटीजर टाइप 2 रखेगा, फिर लॉन्ग इंटीजर 4 रखेगा। कैरेक्टर 1 बाइट कवर करेगा, BYT मतलब कितना साइज ये कवर करते हैं, तो कैरेक्टर कितना साइज कवर करेगा, 1 बाइट कवर करेगा कैरेक्टर, चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। इसी में अब हमें तीसरा ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो जो तीसरा हिस्सा तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट, FLOAT। और फ्लोट जो कवर करता है वो कितना कवर करता है, वो 4 बाइट कवर करता है। फिर इसी में आता है डबल, तो डबल कितना कवर करता है बच्चा, डबल 8 बाइट कवर कर लेता है। और फिर इसी में आता है लॉन्ग डबल, क्या आ जाता है, लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग डबल कितना कवर करता है, लॉन्ग डबल 10 कवर करता है, 10 बाइट। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो टेबल अभी ये वाला जो पेज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें अभी आपको मैंने बता दिया। तो जो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने ये 1 टिक किया, तो मैं बोला था क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें 2 भी दिया गया है, 1 भी दिया गया। तो देखो 1.5 तो कहीं से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 असल में होता नहीं है, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग डबल हो, चाहे फिर इंटीजर हो। तो अब अपने पास 1 और 2 ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है जो वेरी शॉर्ट में जाती है वो 1 चली जाती है। हालांकि मतलब ये जो मैंने अभी ऑप्शन सी सेलेक्ट किया हुआ, ये ऑप्शन सी मतलब यूनिवर्सिटी ने इसको सही माना था, इसके बेसिस पर मैंने आपको ये सही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 तक था, ये जो अभी अपने पास है ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आया क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पर जो अभी आपको देख रहा है #include filename.h, अभी समझ में आ रहा होगा, इसी क्वेश्चन के लिए पीछे हम लोग गए थे। अगर ये नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, कंपाइलर जो है वो रन ही नहीं करेगा। तो वो बोल रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट को हमें चेंज करना है तो ये कब, तो भैया कंपाइलेशन के पहले ही आप चेंज कर लेंगे तो चेंज हो जाएगा, कंपाइलेशन के बाद ये चेंज नहीं हो पाता है। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू टेक कंट्रोल द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कह रहा है कि अगर लूप को कंट्रोल करना है तो किस स्टेटमेंट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखो एग्जिट जो है वो लूप से बाहर आने के लिए होता है, ब्रेक भी लूप से बाहर आने के लिए होता है। तो अपने पास बच क्या रहा है, कंटिन्यू। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है व्हाट विल हैपन इफ यू असाइन वैल्यूज टू ओनली 5 एरे एलिमेंट्स आउट ऑफ 10 एंड प्रिंट दी एरे। एरे मतलब होता है स्ट्रिंग, एरे मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर आप थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड से, और जाहिर सी बात है कि BSc थर्ड ईयर में अगर आप हैं और मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने ये वर्ड सुना होगा। एरे हम लोग मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और एरे का मतलब रोज़ और कॉलम से होता है। तो एरेज क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स हैं। तो अब वो बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ़ असाइन वैल्यूज़ टू 5 एरे एलिमेंट्स आउट ऑफ 10, यानी 10 एरे हैं। 10 एरे का मतलब तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। कह रहे 5 को आपने असाइन कर दिया और 5 जो है वो असाइन नहीं है, तो फिर क्या होगा, 5 एरे आउट ऑफ 10 द प्रिंट एंड प्रिंट दी एरे। तो अगर हम एरे को प्रिंट करेंगे तो याद रखेंगे अनअसाइंड एलिमेंट्स विल बी फिल्ड विद जीरोस और गार्बेज। वो जो फिल नहीं किए गए उसमें या तो जीरोस फिल हो जाएंगे या फिर क्या फिल हो जाएगा, गार्बेज फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। बोल रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो भी चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर इफ़ ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और यहाँ पर इफ़ आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको इफ़ देखने को मिल रहा है तो इससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो प्रिंट होने वाला है वो क्या प्रिंट होने वाला है, 5 प्रिंट होने वाला है। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एल्स देखो अगर कह रहा है कि अगर i=5 है तो ये प्रिंट करेगा, और अगर 5 के अलावा कोई एक नंबर है तो फिर मतलब कोई भी अनदर नंबर है i=1 to 10 हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि परसेंटेज डी ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और कहता है कि जो भी वो वैल्यू है वही एक्चुअल में आ जाएगी। तो ऑलरेडी i=5 यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी क्वेश्चन में फिर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखो ये जो 2 क्वेश्चन है पीछे हम लोग कितने क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 11। यानी ये अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये नंबर 12 क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, नंबर 12। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है नंबर 12, ये है नंबर 13। अब अगर आप देखो तो नंबर 12 और 13 सेम क्वेश्चन है, देख लो ज़रा ध्यान से। फिर ये आ जाता है नंबर 14। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ एरर है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी सेम है।
हाँ, लेकिन अगर आप सोल्यूशन देखेंगे दोनों में अलग अलग है। अब बच्चा यहाँ पर 5 की जगह क्या कर दो बच्चा, 10 कर दोगे, देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ आई की जगह पर 10 रख देते हैं तो फिर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कि जो बार बार हम लोगों को यहाँ पर इफ़ दिख रहा है, एल्स दिख रहा है, इस बात का क्या मीनिंग है इसको जरा समझ लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्या कहा, स्टेटमेंट टाइप आता है और साथ में अपने पास कुछ आती हैं कीवर्ड्स। क्या आ जाती हैं, कीवर्ड्स। तो जो स्टेटमेंट अपने पास आ रहे हैं उसमें स्टेटमेंट में हमको सबसे पहला देखने को मिलता है लूपिंग, फिर हमको देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग। क्या देखने को मिलता है, डिसीजन मेकिंग। इसको बच्चा ध्यान से समझने का प्रयास करना तो ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। और फिर तुमको समझने को मिलेगा ब्रांचिंग। क्या कहा, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग। अब ये स्टेटमेंट टाइप, 3 तरह के स्टेटमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये 3, ये नंबर 2 हुआ। अब याद रखेंगे कि जो लूपिंग है उसके अंदर जो कीवर्ड्स अपने पास आने वाले हैं लूपिंग के अंदर, उसके अंदर 3 कीवर्ड्स आते हैं, एक वाइल, फिर दूसरा डू वाइल। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे तब मैंने कहा था कि ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डू वाइल, और एक आता है फॉर। ठीक है, फॉर। सबका एक लिखने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। तो फॉर का स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। डिसीजन मेकिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है इफ़ एल्स। इसका एग्जांपल ठीक बगल में लगा हुआ है, इफ़ एल्स किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा आपको देखने को मिलता है स्विच केस। क्या, स्विच केस। अब जब ब्रांचिंग की हम लोग बात करते हैं तो ब्रांचिंग में हमको प्रॉपर चैनल पर देखने को मिलता है ब्रेक, फिर कंटिन्यू। ये सब क्या है, कंटिन्यू, ये सब ब्रांचिंग है। फिर आपको देखने को मिलेगा लेबल, फिर आपको देखने को मिलेगा रिटर्न। ठीक है, तो ये कुछ टर्मोलॉजी है। स्टेटमेंट टाइप आपको पता चल रहा है, 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, फिर उसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन होने लगते हैं। फॉर का आपसे पूछ सकता है कि लिखने का तरीका क्या होता है, तो फॉर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब कहीं पर भी हम लोग फॉर लूप रन कराते हैं तो फॉर लूप के दौरान ये सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन वैल्यू को मेंशन करना होता है, INITIALIZATION, इनिशियलाइजेशन। फिर आप सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर टर्मिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनेशन का। और फिर उसके बाद में आप इंक्रीमेंट बताएंगे कि कितने का इंक्रीमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, A program that controls the entire operation of a computer is called। एक ऐसा प्रोग्राम जो पूरे एंटायर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जो सारे मतलब जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सभी को कंट्रोल करता है बच्चा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने नाम सुना होगा XP, आपने नाम सुना होगा विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, ये सब एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम। और पूछ ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो ये कई प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग के कई सालों के बाद भी उसमें कुछ अपडेशंस आते रहते हैं। तो वो भी आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं, उसमें कुछ एरर होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन इंटीजर वेरिएबल इज़। अभी देखो मैंने आपको बताया हुआ था, अभी ये वाला केस मैं आपको बता कर क्या रहा था, जब इंटीजर वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो इंटीजर वैल्यूज़ में कितना स्पेस वो ऑक्यूपाइड करेगा। देखो अभी पीछे टेबल बनाई थी तो उसमें मैंने टेबल में आपको बताया था वेरी शॉर्ट 1 बाइट, फिर इंटीजर 2 बाइट, फिर लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन बी सीधे गलत हो जाता है, ऑप्शन ए भी सीधे गलत हो जाता है। तो अपने पास जो बच रहा है या तो वो ऑप्शन सी सही होगा या फिर वो डी सही होगा। पीछे हम लोगों ने 1 बाइट क्लिक किया हुआ था, हालांकि लॉन्ग इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट कलेक्ट करता है, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया हुआ, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया है जो कि यूनिवर्सिटी ने सही किया था। हालांकि इसमें ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी जिसे सही कर रही है, हमें तो अपना एक करेक्ट आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये हम लोग पहुंच चुके थे 14 नंबर तक। ये जो अपने पास क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, फिर ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, फिर ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, और फिर ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक,
18 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो अभी अभी मैं पीछे आपको बता करके आया हूँ कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग में हमारे पास क्या क्या आते हैं, इफ एल्स और स्विच केस आता है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में किस ऑपरेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 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 बी इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब एक्चुअली क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक आपने फंक्शन एफ एक्स आपने डिफाइन किया और इसको आपने लिखा यहाँ पर 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ लिख दिया 0, फिर यहाँ आप लिख देते हैं ना अदरवाइज, इसके अलावा अगर कुछ भी है तो 0 आ जाएगा। तो ये जो है यही कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। जब इसको आप टाइप करेंगे कंप्यूटर पे तो आपको वहाँ पर जो आप कंडीशन देंगे वो इफ़ एल्स की कंडीशन देंगे। तो ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आपको देने होते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ही असल में प्रोग्राम रन कर पाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि डिसीजन मेकिंग जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो वास्तव में क्या चीज़ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है इफ़ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। अब कह रहा है इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ब्रांचिंग में एक्चुअली देखो ब्रेकिंग जो है, इफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इफ एक्चुअली इफ और एल्स की जो कंडीशन है वो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है। किसमें इस्तेमाल होती है, डिसीजन मेकिंग में। ब्रांचिंग में जो मैंने पीछे आपको चार्ट बताया है, ब्रांचिंग के दौरान मैंने आपको बताया था इसमें ब्रेक आएगा, कंटिन्यू आएगा, लेवल आएगा और रिटर्न आएगा। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ब्रेकिंग जो हिस्सा है वो ब्रांचिंग का हिस्सा है। लूपिंग के अंतर्गत हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, वाइल, डू वाइल और फार, केवल 3 आते हैं लूपिंग के अंदर। तो लूपिंग हो नहीं सकता है, ब्रेकिंग ब्रांचिंग में चला जाता है। अब ये ब्रांचिंग वाला जो है अगर मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो इफ़ स्टेटमेंट है उस इफ़ स्टेटमेंट को हम लोग नन ऑफ दीस में मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहिए। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ने सही किया था, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन बी बता दिया है। हालांकि पीछे टेबल भी मैंने आपको बनवा दी और उस टेबल में भी आपको चीज़ें प्रॉपर चैनल पर देखने को मिल रही होंगी। जिसे ब्रेक स्टेटमेंट की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कहा जा रहा है ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज एन एग्जिट, द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज एन एग्जिट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग किससे बाहर आने के लिए करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग जनरली बाहर आने के लिए करते हैं, लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर इनर मोस्ट लूप, फ्रॉम इनर मोस्ट लूप, फ्रॉम इनर मोस्ट स्विच, तो बोथ ए एंड बी। कौन सा, बोथ ए एंड बी। ब्रेक बाहर आने के लिए किया जाता है, ब्रांचिंग के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिला कि 3 माइनस कभी नहीं होंगे। 3 माइनस कब होंगे, ये 3 माइनस कभी भी नहीं पाए जाएंगे। 3 माइनस की जगह पर आपको जब भी देखने को मिलेगा तो हमेशा 2 माइनस या 2 प्लस देखने को मिलेंगे। कितने माइनस कितने प्लस, 2 माइनस 2 प्लस। तो ये माइनस और प्लस का यहाँ पर क्या खेल होता है, इसको भी ज़रा समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या सीख सकते हैं। देखो अगर 2 बार प्लस देखने को मिल रहा है, 3 बचा, 3 माइनस तो होगा ही नहीं। तो अगर इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए x माइनस माइनस। तो प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट होता है। याद रखेंगे, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट। नॉट याद रखेंगे, जब भी कभी इस तरह का सिंबल होगा तो इसका सिंबल किससे होगा, नॉट से। इसका मीनिंग किससे होगा, नॉट से। और अगर कभी ये लगा हुआ है तो मतलब नॉट का मतलब ये और इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नॉट इक्वल। क्या मतलब हो जाता है, नॉट इक्वल। ये क्या है, कुछ ऑपरेटर्स हैं और इन ऑपरेटर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नॉट का ऑपरेटर यहाँ रहा, ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर रहा। ये वाला जो है ये आपको डिक्रीमेंट का बता रहा है, और अगर इसी जगह पर प्लस प्लस लिख दिया जाएगा तो ये किसको बताने लगेगा, इंक्रीमेंट को बताने लगेगा। किसको बताने लगेगा, इंक्रीमेंट को बताने लगेगा। याद रखेंगे, जब भी हम लोग ऑपरेटर में इक्वल ऑपरेटर की चर्चा करते हैं तो इक्वल ऑपरेटर में आपको डबल इक्वल देखने को मिलेंगे। जब डबल इक्वल देखने को मिलता है तो वो इक्वल ऑपरेटर को बता रहा है, और जब सिंगल इक्वल आपको देखने को मिलेगा तो सिंगल इक्वल आपको असाइनमेंट ऑपरेटर को बता रहा होगा। किसको, डबल इक्वल हमेशा किसको बताएगा, ये इक्वल को बताएगा। किसको बताएगा, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसी जगह पर अगर एक सिंगल इक्वल है तो सिंगल इक्वल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, असाइनमेंट
ऑपरेटर को, किसको, असाइनमेंट ऑपरेटर को। पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं तो फिर आउटपुट में हमको क्या मिलने वाला है। तो देखो स्लैश एन जो है ये तो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्लैश एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है स्लैश एन, अभी पीछे बताया था ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। परसेंटेज डी किसको बताता है, परसेंटेज डी एक्चुअली बताता है इंटीजर वैल्यू को, ये भी मैं आपको पीछे बता करके आया था। इसी में परसेंटेज डी का मतलब इंटीजर होता है, परसेंटेज एफ का मतलब पीछे बताया था किससे होता है, परसेंटेज एफ का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू किससे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से। अगर परसेंटेज सी लिख दिया जाए तो परसेंटेज सी का मतलब कैरेक्टर से होता है, सिंगल कैरेक्टर। परसेंटेज ई का मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म से होता है, परसेंटेज ई का मतलब किससे होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म से, परसेंटेज ई का मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म से। फिलहाल हमसे आउटपुट पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो बच्चा इसका आउटपुट जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। पूछोगे जीरो क्यों, देखो बच्चा ये फॉर लूप रन कर रहा है, और फॉर लूप का भी स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया था कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर फाइनलाइजेशन है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है। अभी यहाँ पर देखो डिक्रीमेंट कराया जा रहा है, एक्स इक्वल्स टू 50 दिया गया, तो डिक्रीज कराने की बात की जा रही है, तो कितना डिक्रीज करेगा, तो बच्चा जीरो तक वो डिक्रीज कर पाएगा, आउटपुट आपको जीरो देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने इस प्रोग्राम को रन भी कराया था, तो रन कराने के बाद ये आउटपुट जीरो ही दे रहा था। और याद रखेंगे यहाँ ट्रिपल माइनस नहीं होंगे, डबल माइनस होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द लूप स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट वैलिड इन प्रोग्रामिंग इन सी, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें वैलिड नहीं होगा, तो वाइल, डू वाइल, देखो वाइल और डू वाइल दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये डू वाइल एंड डू लूप, ये कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा, डू वाइल एंड डू लूप, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सुपर स्क्रिप्ट नंबर, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आप जानते हैं, सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, तो ये जो नीचे लिखे जा रहे हैं इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट नंबर जो इस्तेमाल होते हैं, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो सही है, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, डिफर फॉर्म फॉर ईच एरे एलिमेंट, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी के लिए इस्तेमाल होते हैं। A0 भी हम लोग लिख देते हैं, A1 भी लिख देते हैं, A2 भी लिख देते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन सी, बोला है कौन सा इसमें ऑपरेटर नहीं होगा, तो एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, डिवीजन ऑपरेटर होता है, ये एक्सपोनेंट कोई ऑपरेटर नहीं होता है, एक्सपोनेंट कोई भी ऑपरेटर अपने पास नहीं है। अभी पीछे ऑपरेटर की चर्चा कर रहे थे। कंडीशनल ऑपरेटर्स आर, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर, कह रहा है कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे टेरिटरी ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं, टेरिटरी ऑपरेटर्स होते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, कह रहा है स्विच स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, चूज स्पेसिफिक वैल्यू आउट ऑफ मैनी वैल्यूज़, जैसे कि कैलेंडर, कैलेंडर में स्पेसिफिक मंथ को अगर हमें चुनना है तो फिर हमें स्विच स्टेटमेंट देना होगा। कौन सा स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। कैलेंडर याद रखना, कैलेंडर वाला केस पूछ सकता है, कैलेंडर के लिए किस तरीके के स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। समझ आ गया ना, चूज अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी बहुत सारी वैल्यूज़ में अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू चुनना है तो हमें स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप, कौन सा इसमें से लूप नहीं है, तो इसमें तीनों ही लूप हैं, चार्ट भी मैंने आपको बनवा करके दिखा दिया था। तो इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अभी हम लोग पीछे नंबर 18 तक पहुंच गए थे, तो ये अभी जो अपने पास है ये है नंबर 19, फिर ये आ जाता है नंबर 20, फिर ये आ जाता है नंबर 21, फिर ये आ जाता है 22, फिर ये आ जाता है 23 और फिर ये आ जाता है 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बोला है देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ लोकेशंस इन अ कंप्यूटर वेयर अ वेरिएबल वैल्यूज इज केप्ट एज, कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर होती हैं, तो याद रखेंगे वैल्यूज़ जो हैं वो मेमोरी और सीपीयू, आप जानते हैं इन्हीं जगहों पर जो वेरिएबल्स हैं ये सब रखे जाते हैं। बोला द बेसिकली टू काइंड ऑफ लोकेशंस इन अ कंप्यूटर वेयर अ वेरिएबल वैल्यूज इज केप्ट, तो सीपीयू रजिस्टर, रजिस्ट्री एक होती है, वहाँ पर आप देखेंगे जो भी लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो रजिस्ट्री सर्च बॉक्स में टाइप करोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। फिर एक दूसरा मेमोरी। फिर पुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ यूज टू, अच्छा पुट और गेट दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक पुट फंक्शन होता है और दूसरा गेट फंक्शन होता है। तो गेट फंक्शन स्ट्रिंग को रीड करने के लिए होता है और पुट फंक्शन स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो पुट फंक्शन है ये एक्चुअली किसके लिए इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और जो गेट फंक्शन होता है, गेट फंक्शन रीड स्ट्रिंग के लिए होता है, GETS और इसके साथ में इस तरह से। तो गेट फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है, रीड स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है दिस फंक्शन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन विच टर्मिनेट्स एक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम
यार खूब बात समझ आती है। अभी पुट्स बता दिया, स्ट्रिंग एक एरे वाला वहाँ पर एक अलग टॉपिक है, तो गेट्स और पुट्स जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, एरे के लिए यूज़ होगा। अब एग्जिट ही बच रहा है, पुट्स हो नहीं सकता है, गेट्स हो नहीं सकता। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन ने बता दिया, तो बच क्या रहा है, एग्जिट। द डेटाबेस फाइल विल बी क्रिएटेड प्रोसेस एज। अच्छा, आप जानते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग सी है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड होती है, तो बाइनरी, सिंगल फाइल, डैमेज फाइल, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, बच क्या रहा है, बाइनरी फाइल। ये कौन सा कहाँ तक पहुँच पाए थे, 24 तक पहुँच पाए थे। तो ये जो अभी अपने पास क्वेश्चन आया ये था 25 नंबर। कौन सा नंबर, 25 नंबर। कौन सा नंबर, 25। ये कौन सा नंबर, 26। ये कौन सा नंबर, 27। और ये कौन सा नंबर, 28। तो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग ने 28 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू जितनी भी बेसिक चीज़ें थी समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिलहाल मेरी बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुछ बेहतर करके आएंगे, और ये जो भी 5-6 क्वेश्चंस आपको प्रोग्रामिंग इसी से मिलने वाले हैं, ये आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते हैं। संदीप, प्रशांत, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और बोल रहे थे प्रोग्रामिंग इसी के लिए सर कुछ करिए, तो फिर ये लास्ट मोमेंट पर मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।